मैं देखता हूँ लोगों को 60 साल के बाद भी काम करना, 70 साल के बाद भी काम करना पड़ता है। आज मैं 25 दिन महीने में बाहर रहता हूँ अपने बिजनेस से, अपने ऑफिस से, इसलिए मैं लोगों को रियल एस्टेट सिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न दे रहा है, रियल एस्टेट तो केवल 7% का रिटर्न। गलत कह रहा है। आप अपने शहर में 20 साल पहले आप पता करना क्या भाव था जमीन का और आज क्या भाव, 50 गुना पूरे देश में कहीं भी बढ़ा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले 5-10 साल में ये जिस तरह से 10 का 2.5 हुआ, वो 2.5 का 25 भी होगा? उससे भी ज्यादा हो। एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपको आने वाले 10 साल में कौन से जगह पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है और क्यों दिखता है? चलिए पहले टॉप 4 बताते हैं। इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से अगर लिया जाए तो ये फ्लैट, बंगले, कमीलियस, इन सबको छोड़ के जमीन लेना बेटर है। आप शुरू हमने भी जमीन से किया और उल्टा उस समय मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी दिल्ली में था सारा बेचा, वो सब रेंटल प्रॉपर्टी था। जमीन तो बढ़ता है, लेकिन लोग 90% गलती क्या करते हैं, तो वो नहीं बढ़ेगा। रियल एस्टेट का थोड़ा टैक्स एक नॉर्मल कस्टमर के हिसाब से समझते। रजिस्ट्री जब हम कराते हैं तो 8-10% हमें रजिस्ट्री फीस लगता है, स्टाम्प फीस लगता है। तो यदि 1 करोड़ पे मैं लगाऊंगा तो मुझे 10 लाख लगेगा, और यदि मैं 50 लाख वैल्यू दिखाऊंगा तो 5 लाख लगाएगा। तो वहां लोग अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से 50 लाख खुद कर देते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? अगर आप लोगों को रियल एस्टेट के बारे में स्पेसिफिकली एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज एनीथिंग आपको समझना है तो इस पॉडकास्ट के अलावा आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आया हूँ जिनको 24 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव इस पूरे इंडस्ट्री से है। अध्यात्म की तरफ भी इनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव है, जिसके बारे में भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन मैं आप सभी के समय की रिस्पेक्ट करते हुए सीधे उनको इन्वाइट करता हूँ। तो मेरे साथ हैं अमरीश जी। अमरीश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका आप मुझे दे रहे हैं अपने बिल्कुल। पॉडकास्ट पे आने पे। और अमरीश जी, आज मुझे पता है कि आप जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे, बिकॉज आप रियल एस्टेट में जितना आप धमाका मचा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जी, भारत में इतनी सारी सिटीज़ हैं, इतनी सारी जगह हैं। एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जी, आपको आने वाले 10 साल में जी। कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है और क्यों दिखता है? किन एरियाज, किन सिटीज़, किन स्टेट्स में आपको लगता है कि यार यहाँ पर अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आने वाले 10 साल में आपका जैकपॉट लग सकता है? देखिए, इसका सीधे एक जवाब आप मत मेरे से पूछिए। किसी एक शहर में कहना ठीक शायद नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ा बायस्ड हो सकता है। तो मैं कुछ शहर का नाम बताऊंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ टॉप पे। 4 बता दीजिए। चलिए पहले टॉप 4 बताते हैं, उसके बाद लोगों का मुझे पता है ना, लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा। कि अच्छा मेरे शहर का क्यों रह गया, अच्छा। टियर 3 में क्यों नहीं आ पा रहे। ठीक तो है। पहले टियर 1 की बात करते हैं। जी। ठीक है, जैसे अब दिल्ली में हम लोग हैं अभी, तो दिल्ली में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो 10 साल 15 साल पहले यदि आप जाएंगे, उस समय नोएडा बिल्ड हो रहा था, गुड़गांव बिल्ड हो रहा था, डेवलपिंग एरिया में था, द्वारका बिल्ड हो रहा था, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके पैसे बहुत बढ़े, बहुत अप्रिशिएट हुआ। तो अब क्या, गुड़गांव में तो 100 करोड़ की फ्लैट बिक रही है, नोएडा बहुत हाइक हो गया। अब क्या करना चाहिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि द्वारका यमुना एक्सप्रेस वे पे अभी तुरंत एक जेवर एयरपोर्ट आया। तो जेवर एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, हालांकि वहाँ भी लेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितना गुड़गांव में प्राइस बढ़ा, अभी नहीं बढ़ा है। तो जेवर एयरपोर्ट के सराउंडिंग में मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जी। उसी तरह से अभी नवी मुंबई के बारे में तुरंत अभी एयरपोर्ट आया है। तो लोग कहते हैं अब तो लेट हो गया। जिन्होंने 10 साल पहले आए होंगे वो बड़े दूरदर्शी होंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ यदि जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ओके। आप कह रहे थे पूना की बात, पूना में आप रहते हैं। मैं कहता हूँ पूना में अभी भी संभावना है। अब बीच शहर के अंदर मत सोचिए, उसके अब पेरिफेरल में जाइए। देखिए, मुझे ज़्यादा पूना के बारे में पता नहीं है,
हैदराबाद, मेट्रो की बात करें, हैदराबाद में गया हूँ, बेंगलोर में गया हूँ, लेकिन हैदराबाद में अपॉर्चुनिटी साउथ में मुझे बहुत दिख रही है। ओके, ठीक है, ओके। तो ये कुछ टियर 1 सिटी है। उसी तरह मैंने कहा कि आप 2-3 में बांधना चाह रहे हैं, तो जो बड़े शहर में रहते हैं ठीक है, इसके ठीक है। आसपास देखो। जी, मान लीजिए एमपी में इंदौर है, ठीक है। मैं रांची में हूँ, मैं बिहार में पैदा हुआ, दिल्ली में 20 साल रहा, मैं रांची गया, मुझे कुछ तो दिखा होगा रांची में। देखिए 3 स्टेट एक साथ बने थे, उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड में देहरादून की प्रॉपर्टी बहुत हाइक पे चला गया है, छत्तीसगढ़ में रायपुर बहुत बढ़ चुका है, झारखंड में रांची का आप अभी इतना नाम सुने नहीं सुने हैं, नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा माइंस कहाँ है, मिनरल्स कहाँ है पूरे वहीं देश पे। में, झारखंड में। टाटा 200 वर्ष पहले जमशेदपुर में जाके सिटी बनाए, कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना, कुछ तो दूरदर्शिता होगा। बिल्कुल। बिहार का समर कैपिटल था रांची, रांची ऐसा क्लाइमेट पुणे में है, बेंगलोर में है, देहरादून में है, चौथा कोई शहर नहीं है इंडिया में। तो संभावना, ये हिडन जेम है, लोगों को वो नहीं दिख रहा। ऐसे अब मैं हिंट लोगों को देना चाहूंगा, यदि टियर 2 या टियर 3 सिटी में आप रह रहे हैं तो आप देखिए, पहला चीज, आपका शहर स्मार्ट सिटी में है, 100 शहर है, वो सब जगह संभावना है, क्योंकि उस सिटी में गवर्नमेंट बहुत फंड कर रहा है। ओके, ओके। क्या आपके सिटी में मेट्रो का अनाउंसमेंट हो गया है? जैसे मैं अभी इंदौर की बात किया, तो यदि मेट्रो आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बूम कर रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ आईटी हब आ रहा है। ऐसे यदि आप पॉइंट नोट करेंगे ना, नया एयरपोर्ट कहीं चालू होने वाला हो, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके शहर में आ रहा हो, ये सब सिग्नल है कि आप ऐसे जगह, अयोध्या अभी थोड़े दिन पहले, ये सब थोड़ा सा लोग चूक रहे हैं, लेकिन ऐसे ही चीज आपको आंख नाक कान खुला रखना होगा, थोड़ा दूरदर्शी होना पड़ेगा। तो ये जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, इनमें से कुछ फैक्टर्स मिसिंग थे, स्टिल एक जगह हमेशा हाइक में रहती, गुड़गांव की आपने बात करी, वहां पे कमेलियस डीएलएफ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, 150 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं। ये थोड़ा समझाने की कोशिश, क्या हो रहा है, ये ओवर हाइप्ड है, हाइप है, सही में वैल्यू है, क्या चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि सही में वैल्यू है, वैल्यू अब दूसरी चीज की है। मैं कैमेलिया में रह रहा हूं, ठीक है, ओके, समझिए बात को। एक टाइटन भी घड़ी बना रहा है, एक आईफोन भी घड़ी फोन बना रहा है, ठीक है, नो डाउट फीचर बेहतर है तभी वो आईफोन है। कैमेलिया ठीक ऐसा नहीं है कि वो 200 करोड़ का फ्लैट था, जब लॉन्च किया था तब क्यों नहीं 100 करोड़ में लॉन्च किया? तब 5 करोड़ 10 करोड़ इसमें थे, आप ये समझिए ना। तो ऐसा क्या 10-20 साल में हुआ को 10 करोड़ का वैल्यू 200 करोड़ रुपए हो गया? ऐसे लोग आ गए, यही एक फैक्टर है। बहुत सारे सीईओ आ गए, बहुत सारे ऑनर आ गए, उन्होंने 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई, अब उनके लिए स्टेटस हो गया जी, ठीक है। तो यही एक फैक्टर है, और मुझे दूसरा कोई फैक्टर नहीं लग रहा है जिस वजह से इतना प्राइस गया है कि एक फ्लैट की कीमत वहां 200 करोड़ हो जाए। देखिए मेरी ना आदत है, मैं थोड़ा सा टफ स्पॉट्स में रख देता हूँ लोगों को, तो आपको थोड़ा सा रखता हूँ। आज से ना कुछ साल पहले, मतलब 1 दशक 2 दशक पहले, रियल एस्टेट को कहीं ना कहीं दूसरे नज़र से भी देखा जाता था कि बहुत सारा ना काला पैसा यहाँ पे लगा रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, परसेंटेज वाइज क्या चीज़ें, आप सच सच बताइए, हम किसी सिटी स्टेट कुछ टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक जनरल एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो परिस्थिति जो 20 वर्ष पहले थी रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट की ना सिर्फ इस कारण बदनामी नहीं थी, इस कारण बदनामी थी कि भाई बिल्डर हमको प्रॉमिस कर देता है कि हम तुमको डिलीवर करेंगे, उसके बाद करता नहीं है। कोर्ट आपको पता है केसेस 15 20 25 30 साल तक चलता है, बिल्डर दुबई में जाके बैठे हुए हैं आराम से। तो क्या माहौल रियल एस्टेट का लास्ट 20 साल में इंडिया में सुधरा है या वही का वही? पिछले 10 साल में मैं कहना चाहूंगा जी, ठीक है, 16 से पहले और 16 के बाद या 14 के बाद मोदी जी आए हैं तब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेफिनेटली यदि हमने सुना है कहीं, कहते हैं जब आग रहती तभी तो धुआं भी आता है, तो ब्लैक का पैसा नो डाउट जो है रियल एस्टेट में जाता है, ठीक है, ये अभी भी सच्चाई है, ठीक है, ठीक है। इसलिए है कि वहां गुंजाइश है, मैं शेयर खरीदूंगा तो वहाँ चांस है, मैं इंश्योरेंस खरीदूंगा, म्यूचुअल फंड करूंगा, ज्यादातर तो आपको आपके पेन के साथ ही अटैच है, से ही होता है, तो अब आप कहाँ ब्लैक वहाँ डालेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट में क्या गुंजाइश होता है कि एक प्रॉपर्टी की सर्कल रेट पे रजिस्ट्री होता है, गवर्नमेंट एक प्रॉपर्टी का रेट डिसाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पे हम हैं अभी और इस जगह की वैल्यू गवर्नमेंट के हिसाब से 10,000 रुपए,
ठीक है, पर स्क्वायर फीट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में डिमांड क्या होता है, प्रॉपर्टी स्कार्सिटी में आ जाता है ना, कम है, खरीदार ज्यादा आगे तो प्राइस हाइक हो जाता है। ठीक अब है। गवर्नमेंट रोज तो वो शेयर की तरह प्राइस जो है नहीं अप कर डाउन नहीं पाएगा, कर पा रहा है, बिल्कुल। गोल्ड की तरह नहीं कर पा रहा है ठीक कि है। आज का भाव क्या है। तो गवर्नमेंट ने एक रेट सेट किया, हो सकता है 2 साल पहले। अब इस 2 साल में बहुत सारे खरीदार आ गए और 10,000 का प्रॉपर्टी 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, और एक्चुअल में गवर्नमेंट का प्राइस 10,000 ही है। ठीक है। तो ये जो 10 का 20 हो गया, हाँ, हाँ। हमने रिसेल में जो लिया 20 में, तो बेचने वाला कहता है भैया ये जो 10 करोड़ 10,000 का मान लो 10 करोड़ का मैं 20 में बेच रहा हूँ, यदि मैं 20 दिखाऊंगा व्हाइट में तो मुझे टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, जी। तो मुझे ये पैसा आप कच्चे में दे दो। हम्म, और जिसके पास कच्चा है वो कहता है, ठीक है, जिसके पास ब्लैक मनी है तो उसको भी अभी 10 करोड़ ही व्हाइट में दिखाना पड़ा, करेक्ट। और 10 करोड़ उसका अंदर टेबल पैसा लग गया। ठीक है। ये पैसा चलो आम आदमी के पास कितना होगा, तो कहना नहीं चाहिए, वही बात आप ऐसे में डाल देते हैं। जो बिग शॉट हैं, ठीक है, चाहे बड़े पॉलिटिशियन नाम नहीं लेंगे। हाँ नाम जी, नहीं लेंगे, जी। जो बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े बिजनेस ऑनर है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है, जिनके पास शायद करोड़ों में हो, अरबों में पैसा हो, जी। तो वो पार कहाँ करेंगे पैसा, घर में तो रखेंगे नहीं। तो यही ऑप्शन तो रह गया। ये होता था, ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेकिन मोदी जी को बहुत सारे लोग कहते हैं नोटबंदी कर दिए, डिमोनेटाइज का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रियल एस्टेट में हूं, मैं देखता हूं, पहले 10 कस्टमर यदि आता था ना तो 9 कहता था कि अच्छा 1 करोड़ की फ्लैट आप दे रहे हो ना, 10 लाख तो ले लो, 20 लाख तो ले लो। अब 10 में शायद एक आता है और कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा हूं ना, तो मेरे पास कुछ पैसा कैश है, क्या आप ले सकते हो। ओह, तो ये चेंज आया मैंने है। देखा है, जो आप कह रहे हैं क्या बदला अच्छा, है। ओके। कैश लोगों के पास या तो घटा है, या क्या हुआ है, या क्या हुआ, उन्होंने व्हाइट करना शुरू कर दिया है कि इस कैश का पता नहीं कब मोदी जी डंप कर देंगे। अच्छा, हाँ, मान लो ओके। मैं पहले घूस लेता था, ऐसा ठीक है, समझो, ठीक है। ठीक है। अब मैं कैश में की जगह अकाउंट में लेता हूँ। मैं अच्छा, अपने अकाउंट में नहीं लेता हूँ, कहता हूँ ये मेरा भाई, इसके अकाउंट में डाल दो, इसको ठीक है। सैलरी दिखा दो, इसको जो भी करो, ठीक है। वो ठीक है। कैसे करते मुझे पता नहीं, ठीक है, ठीक है। वो सेल अकाउंट रहता है, आप जानते ही, उसका भी अलग कहानी है, उस हाँ, पर ठीक अभी है। नहीं पढ़ना चाह रहे। हाँ, हाँ, तो वो अलग तरह से लोग अब कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ है कि ट्रांजैक्शन अब व्हाइट में बढ़ गया है, तो लेकिन मैं कहूँगा कि खत्म हो गया, अब रूप दूसरा ले लिया है, अब दुबई रूप ले लिया है, ठीक है। तो दुबई में या तो बहुत जिनके पास पैसे व्हाइट में है, 50-100 करोड़ है, तो चलो जी। 5 करोड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल। जिनको वो वाला पैसा है अंदर द टेबल वाला, वो भी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, आप पूछो, आप तो अभी दुबई होके आए हैं, आप पूछो कैसे पैसा ले, वो कहेगा जैसे देना वैसे दे दो। तो मौका है ना, यदि अगला जी, जी, जी। कहता हाँ आप अकाउंट में नहीं तो जैसे दे दो वैसे मैं ले लूंगा, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी। ये बताइए, ये जब दुबई की आपने बात छेड़ी दी है, तो रियल एस्टेट में मैं रिसेंटली मेरे सर्कल में देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग किसी भी बहुत सारे रीजंस के चक्कर में शायद उधर भी निवेश कर रहे हैं ऑन देयर रियल एस्टेट। मैं एक जनरल कंपैरिजन समझना चाहता हूँ एज एन इन्वेस्टर के माइंड। हम एज्यूम करते हैं कि सब कुछ अपन क्लीन ही कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, सब कुछ क्लीन कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, उनके पास ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया? देखिए आप किस पर्पस से करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मेरा सिंपल पर्पस है कि भाई मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल्स, दो एंगल लेते हैं, या तो रेंटल्स एक चीज हो गए, या तो रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो दोनों के केसेस में बताइए क्या सही है? रेंटल नो डाउट जो वो लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा, मुझे रेंट नहीं आती है। ठीक है। तो जो वो लोग कहते हैं कि भाई आपको 8-10% का रेंटल यील्ड है वहाँ पे, ठीक है। यदि इतना आ रहा है तो रेंटल ज्यादा है, हमारे यहाँ 5-6% का है, ठीक है। तो ये फर्क तो है, ठीक है। तो जैसे कि बैंक में एफडी में 6% मिल रहा है और कोई आपको प्राइवेट वाला कह रहा है जो 12% देंगे, तो वो वहाँ हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, ठीक है, रियल एस्टेट में ये होता है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी 10,000 की थी और आप हाइक करके पहले 20,000 की बेच रहे हो, ठीक है ना, और उसी में आप देखते होंगे कोई रिटर्न भी दे रहा है, ठीक है। या मार्केट इस तरह से हमने बनाया, क्रिएट किया, ठीक है, लोगों के पैसे लाने के लिए, दुनिया भर से पैसे दुबई में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। फैक्ट क्या है वो मैं पूरा नहीं जानता हूं, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जी। पर मैं कहना चाहूंगा हमारे जो आपने कहा रिसेल हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा, अपने इधर ज्यादा। हाँ,
वहां एप्रिसिएशन कम है। आप देखेंगे प्रॉपर्टी की भाव कम बढ़ती है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की भाव ज्यादा बढ़ती है। ये बात तो है। यहाँ जी। पे आपको रेंटल यील्ड कम मिलेगा। मान लीजिए 1 करोड़ की आपने एक दुकान लिया, हो सकता है 6 लाख रुपए साल में आएंगे, लेकिन 1 करोड़ का ये 2 करोड़ हो सकता है अगले 3 साल में हो जाए, ठीक हो है। सकता है 4 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल में 4 गुना हो जाए, 20 साल में 10 गुना हो जाए, और हुआ है। ठीक है, वो कम होगा वहां पे, क्योंकि हाई वैल्यू पे है ना। कहीं भी वही नहीं है। आप मुंबई में लो, अब कैमेलिया में लो 200 करोड़ का, 20 गुना होगा क्या? चांस कम है। ठीक है, लेकिन जो आप सस्ती प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके बढ़ने के चांस हैं जी। तो इस लॉजिक से मैं आपको बता रहा हूं, और मैं उनको कह रहा हूं कि चलो मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं 5 करोड़ का एक फ्लैट या विला वहां भी ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे पास 1 करोड़ ही है और मैं ख्वाब देख रहा हूं दुबई जाने का, ये गलत है मुझे लगता है। ओके। जब आपने दुकान की बात कही तो इससे मेरे को एक सवाल आया कि ये भी बड़ा मुद्दा चलता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया जाए या रेसिडेंशियल लिया जाए। अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या है कि आप अभी किस पोजीशन में हो। यदि मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा मतलब कितना? थोड़ा मतलब यदि मेरे पास 30 लाख 40 लाख 50 ठीक है। लाख 1 करोड़ से कम है, ठीक है। तो मुझे कमर्शियल में नहीं जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि 30 लाख रुपए, एक तो कमर्शियल में हर जगह लोन नहीं है, 30 लाख रुपए में आपको 90% रेजिडेंशियल पे लोन मिल जाता है। 3 लाख रुपए देंगे तो लिवरेज आप ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी आपके पास कम पूंजी है ना, जैसा पूंजी रहेगा वैसा ही व्यापार करेंगे ना। ठीक है। लेकिन आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए है, फिर आप कमर्शियल में जाइए। ओके। ये कमर्शियल में एक चैलेंज भी है। अच्छा, आपने कहा, एक चीज और मैं बताऊंगा, ज्यादा प्रॉपर्टी क्या बनता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? रेसिडेंशियल। क्यों बनता है? क्योंकि लोगों का पहला घर, पहला जो मास का जो सोच है, वो रहने के लिए घर लेते हैं। बात सही है। बिल्कुल। ठीक है ना, पहला मेरा इनकम लगा तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, मैं कहता हूं कि पहला इन्वेस्ट करने के लिए लो। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग इस देश में कह रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। पेरेंट्स तो क्या कहते हैं, बेटा नौकरी पकड़ा है ना, पहला एक घर किसी तरह ले लो। हाँ, करेक्ट। ठीक है ना, तो वो घर ही खरीदेगा। तो संख्या जो है घर लेने वालों की अधिक है। ये अभी नोएडा में हम हैं, आप देखिए कि कमर्शियल यहाँ ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, रेजिडेंशियल में ऑक्यूपेंसी आया है। कमर्शियल में आएगा उस अनुपात में अगला 5 साल बाद आएगा। ओके। तो ये भी एक फैक्टर है ठीक है। कि कम पैसा है, पहला प्रॉपर्टी लेना है, तो हम रेजिडेंशियल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। यदि मेरे पास बैंडविड्थ अधिक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ है, कमर्शियल में भी हम जा सकते हैं। और भी कम है, एक और चीज मैं जोड़ना जी। क्षमा चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो मेरे पास 10 लाख ही है तो जमीन लेना चाहिए। 20 लाख है, 30-40 लाख से कम है तो आपको जमीन लेना चाहिए, शुरू में जमीन से करना चाहिए। अब एक बात बताइए कि यूजुअली ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप फ्लैट ले लेते हो, नॉर्मल फ्लैट ले रहे हो, अगर आप उसको 10-15 साल बाद बेचते हो, अगर लोकेशन ओके शोकेश है, तो डेप्रिसिएशन और दुनिया भर की चीज़ें लगने के बाद आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी जितना आपको एक ज़मीन लेके रखने में मिलेगी। तो आपको ये नहीं लगता कि एक इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से अगर लिया जाए तो ये फ्लैट, बंगले, कमीलियाज, इन सबको छोड़ के ज़मीन लेना बेटर है? आपकी क्या राय है इस पे? बहुत सुंदर आप बात बता रहे हैं। मैं जब यहाँ से रांची गया जी। और पहले तो कुछ दिन दूसरे के लिए काम किया, शुरुआत जो किया मैं जमीन बेचने से, जमीन खरीदने से। अच्छा। मैं फ्लैट भी तो खरीद सकता था, फ्लैट भी तो बना सकता था। जी, जी। शुरू हमने भी जमीन से किया, और उल्टा उस समय मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी दिल्ली में था सारा बेचा, वो सब रेंटल प्रॉपर्टी था। शुरू में क्या हुआ कि मैं रेंटल क्रिएट किया, चलो रेंट लेंगे। मुझे लगा यार इतना रेंट से तो अपना काम चल नहीं रहा, अपना गोल थोड़ा बड़ा हो गया, तो इस सब को फिर मैं जमीन में इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता है कि जमीन यदि आप डेवलपिंग एरिया में, अब लोग गलती क्या करते हैं, जमीन तो बढ़ता है लेकिन लोग 90% गलती क्या करते हैं, मेरे घर के बाजू वाला जमीन बिक रहा है ना, वो लेंगे और 5 गुना कीमत पे लेंगे। जी। ठीक है जी। तो वो नहीं बढ़ेगा। उससे तो बढ़िया आप एक दुकान ले लो, एक बना हुआ मकान ले लो, कम से कम रेंट देगा। वो खाली प्लॉट किसी काम का नहीं है। अभी बढ़ेगा, 20 साल बाद ना बढ़ेगा। तो आपको निवेश करना है, आप अपने ही सिटी में करो। आप यदि बाहर दुबई नहीं जा सकते, आप 1000 किलोमीटर नहीं जा सकते, तो जाना चाहिए भाई। 2 घंटे में अब इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जाना चाहिए। जैसे मैं रांची चला गया, तो आप ऐसे जगह जाओ और वहां डेवलपिंग एरिया देख करके वहां जमीन में निवेश करो तो ज्यादा बढ़ेगा।
हाँ, लेकिन किसी को रहने के लिए लेना है, फिर वो डेवलपिंग एरिया, साइड एरिया में नहीं जाना चाहिए, फिर अच्छे सोसाइटी में रहना चाहिए। ओके, ओके। लेकिन फिर इन्वेस्टर के माइंड से मैं देखूं हम्म, तो कुछ लोग का ऐसा कहना है कि भाई म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न दे रहा है, हम्म। रियल एस्टेट तो केवल 7% का रिटर्न दे रहा गलत है। कह रहा है, मेरे थोड़ा पास भी समझाइए तो इसको। डाटा है, चौदह जी। परसेंट तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, आप देखिए। ओके। और एक्चुअल में यदि समझदारी से सीख करके, हम्म। म्यूचुअल फंड आप किसको देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए? म्यूचुअल फंड देते हैं एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट मैनेजर होता है। एक्सपर्ट मैनेजर होता है, जी। तब वो जाकर के 12% लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल 20 साल में आपको लेके आता है। आपको मैं बताऊं, मैंने जो पहला प्रॉपर्टी खरीदा था दिल्ली में, एक कॉलोनी जहां मैं रहता था, नॉर्थ दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी, उसके बगल में संत नगर था, 2,000 रुपए गज, 2001-2 में, ठीक है। ठीक है। और आज 22-23 साल में आपको क्या लगता है 2000 गज के हिसाब से आज कितना प्राइस हुआ होगा? 2 लाख रुपए में 100 गज, आज क्या हुआ होगा प्राइस? आप बताइए। आज 2 करोड़ रुपए के आसपास, 100 गुना। 100 गुना। हाँ, और लोग कहते हैं अच्छा ये दिल्ली में हुआ होगा, नहीं, आप अपने शहर में, जिस शहर में हैं, मैं बोलना चाहता हूं दर्शकों को, आप अपने शहर में 20 साल पहले आप पता करना क्या भाव था जमीन का और आज क्या भाव। 50 गुना पूरे देश में कहीं भी बढ़ा है, 50 टाइम्स। पर ये बात बताइए, ये ऐसा हो रहा है कि हम हिंड साइड में देख रहे हैं कि पहले बढ़ा है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं अब तो जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर में सारे जॉब वाले रह रहे हैं, उन लोगों का तो ये कहना है कि यार वो ज़माना अच्छा था, तब 10 लाख में ये मिल जाता था, 5 लाख में। अब तो भैया हम एक 2 BHK देखने जा रहे हैं, 2.5 करोड़ के नीचे नहीं आ रहा जनरल प्लेसेस में। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 5-10 साल में ये जिस तरह से 10 का 2.5 हुआ, वो 2.5 का 25 भी होगा? उससे भी ज्यादा होगा। क्यों होगा ये मैं बता रहा हूं। हाँ, ये बताइए क्यों बढ़ेगा? उससे भी ज्यादा होगा, क्यों जी। होगा ये मैं बता रहा हूं। आप सोचिए 20 साल पहले आज जिस जॉब में आपकी सैलरी आईटी कंपनी में 2 लाख रुपए है, उस समय 20,000 हुआ करता था। हाँ, ये बात भी है। तब वो पैसा भी ज्यादा लगता था लोगों को। बिल्कुल। अब समझिए अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, पैसा देश में आ रहा है। मैं अपने प्रोग्राम में लोगों से पूछता हूं कि भाई आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, लोग कहते नहीं है। हमने कहा मानो आ गया आपके पास, आप कहां निवेश करोगे? मैं सिर्फ आपकी जनता की बात नहीं करता हूं, हो सकता है आप शेयर मार्केट बात करते हैं, नहीं, हमारे मिक्स्ड है, ठीक है, हमारे रियल एस्टेट हाँ, वाले भी हैं। तो यदि मिक्स हैं तो मैं जब पूछता हूं तो 80 to 90% लोग कहते हैं मैं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। बिल्कुल। 10% मुश्किल से लोग कहते हैं मैं शेयर में लगाऊंगा। 5% लोग कहते हैं मैं गोल्ड खरीदूंगा। तो मास के पास जब पैसा आता है तो लोग प्रॉपर्टी में ही लगाते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने प्रॉपर्टी ही समझाया है। आज भी मुझे आप बताइए कि स्टॉक में कितने लोगों के पास देश में जो है डीमैट अकाउंट? कम ही है, शायद 10% भी ना हो, 4% है। 4% है, यानी 4% ही तो लोग शेयर में ट्रेड कर रहे हैं ना। बाकी 96% पूछिए पैसा आता है तो कहां लगाता है? प्रॉपर्टी ही लगाता है। गांव में मैं पला हूं, बढ़ा हूं, गांव में अमीर किसको माना जाता है बताइए? आपके जमीन जिसके पास है। आपके रिश्तेदारों में किसको अमीर मानते हैं? चाहे शहर में ही उसके पास 10 फ्लैट है तो लोग सोचता है यही अमीर है। रियल वेल्दी तो वही माना जा रहा है। तो जब लोगों के पास, मास के पास पैसा आएगा, ठीक है, तो वो कहां पैसा लगाएगा भविष्य में? प्रॉपर्टी में लगाएगा। ये स्वाभाविक है, ये अभी जाने वाला नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी में नहीं ले, ये बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान। स्टॉक नहीं खरीदेंगे तब भी काम चलेगा, छत चाहिए। और छत जब मिल जाता है ना, एक गरीब को भी छत मिल जाता है, गवर्नमेंट भी 2-2.5 लाख रुपए दे देता है, ठीक है। तो दूसरी नीड, मैस्लो कहते हैं 7 मनुष्य की जरूरत है। ये पहली नीड है रोटी कपड़ा और मकान। मकान चाहिए, अब थोड़ा पैसा आ गया ना तो और अच्छा मकान चाहिए। वहीं लोग संतुष्ट नहीं होता है, अब घर में एयर कंडीशन भी चाहिए, और 2 रूम का घर था अब 4 BHK का चाहिए, अब विला चाहिए, अब कैमेलिया में घर चाहिए। पर मुझे एक चीज बताइए ना कि अब एक और चीज होती है कि एक आम आदमी नौकरी करते करते जब अपना घर लेता है तो उसका जो इनकम आ रहा है बिकॉज ऑफ EMIs या एवरीथिंग, ऑलमोस्ट 15-20-25 साल के लिए वो अपने आप को लॉक कर लेता है, और उसका इनकम का 50-60% उसका इसी में चले जाता है। फिर बच्चे बड़े होंगे तो उनके पढ़ाई खर्चा, ये वो अपने जीवन के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं पा रहा है। तो ये बताइए, ये सही लगता है आपको? 25 साल 20-25 साल के लिए उनका पैसा लॉक हो जा रहा है? ये सही नहीं है।
तो ये इससे सब बचे कैसे? हाँ, बचे कैसे? हाँ, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मेरा जी, एक भतीजा बेंगलोर में है, जी, ठीक है? वो एक बैंक में काम करता है। ठीक है। उसकी 1 लाख रुपए के आसपास सेल, 12 लाख रुपए के आसपास, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 2-4 जी, साल हुआ था, तो 12 लाख रुपए के पैकेज में काम कर रहा था। अब हम लोगों के यहाँ होता है भाई घर ले लो, शादी किया तो घर ले लो, उसने जोश-जोश में एक 3 बीएचके घर ले लिया। उसकी ईएमआई 50,000 रुपए जाने लग गया। अब 1 लाख रुपए की सैलरी में आप 50 आधा पैसा तो ईएमआई जो आप बता रहे हैं, जाने लग गया। बिल्कुल। ठीक है, और बाकी पैसा में आप उसको घर भी चलाना, खाना पीना भी है, पेट्रोल भी डालना है। अब उसको दिक्कत होना शुरू हुआ, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रहा है। हमने कहा कि अच्छा, जब घर नहीं लिए थे तो तब तुम कितने बड़े घर में रहते थे, कितना रेंट लगता था? तो बोला मैं 1 बीएचके में रहता था, 15,000 रेंट लगता था। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम फिर उसी घर में चले जाओ। ओके, और ये घर कितने में किराए में चढ़ेगा? बोला 30,000 में चढ़ेगा, 35,000 में चढ़ेगा। तो हमने कहा इसको फिर से किराए में दे दो। बेंगलोर तो बिहार से रोज कोई नहीं जाता है तुम्हारे बिल्कुल। पास, ठीक है? तो किसको दिखाना? तुम्हारे पास गेस्ट तो आते नहीं है, दोस्त आते हैं कभी कभी, तो बाहर पार्टी कर लेना, यही सही तो बात है। है। और किसी को दिखाना क्या? 15,000। अब तुम्हारे पास जो ईएमआई का जो लोड ज्यादा था वो कम हो जाएगा। हो सकता है 2 साल स्मार्ट मूव। बाद तुम्हारी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, तब शायद 25% तुम्हारा खर्चा होगा, तब तुम 40-45,000 अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं ये लोगों को, युवाओं को खासकर कहता हूं कि पहला प्रॉपर्टी तो लेना ही नहीं चाहिए। मैं अभिषेक जी पहली गलती क्या किया था, मैं भी अपनी बात बता रहा हूँ, जी, ऐसा जी, नहीं जी, कि जी, मुझे जी। सब ज्ञान था। जी, मेरी शादी 2003 में हुई, तो ठीक है। मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि 25 गज, यहाँ गज में चलता है हाँ, दिल्ली हाँ, में, हाँ, जी, तो 25 गज होता है मुश्किल से 2-250, वो कम से कम एक उपमा के लिए, ठीक इतना है। छोटा तो एक ले लीजिए। जी, तो मुझे लग गया, ठीक है, ईगो लग जाता है ना दामाद को। बिल्कुल। तो मैं जोश में 25 गज ने, अब 150 गज का मैं फ्लैट लिया ओह! 2003 में। ओके, अब ये 150 गज का फ्लैट 15 लाख का पड़ा। ठीक है। मेरी जरूरत जो थी, एक रूम या 2 रूम, छोटा 2 बीएचके का फ्लैट उस समय 5 लाख में मिल जाता। ठीक है। 10 लाख रुपए में उसी के पास के एरिया में मुखर्जी नगर है, और वहां पे 2 और जगह है, उसका नाम है गांधी विहार और नेहरू विहार, जहां स्टूडेंट रहते हैं। जी, और वहां 5 फ्लोर जो है नेहरू विहार में 2 बीएचके का 10 लाख रुपए में बिक रहा था। तो मुझे लेना था 5 लाख रहने के लिए, और वो 10 लाख में क्या करता, वो रेंटल के लिए लेता। तो पहले ही दिन से मुझे 20-25 हजार रुपए का रेंट भी आना शुरू हो जाता। ओह! तो ओके, शुरू में ही मेरी जॉब लगी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यूथ क्या करते हैं, बस ईएमआई का बोझ अपने सर पे ले लेते हैं। और 25 साल जैसा आपने कहा, अब डर अलग सताता है, जॉब चला जाएगा तो ईएमआई कहाँ से आएगा, कार का ईएमआई कैसे जाएगा। चलो घर तो फिर भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, आप रह रहे हैं। कार लोग लेते हैं, जितना जमा नहीं करते उसके डबल जमा करते हैं। 10,000 महीना, कार का किसी देते हैं 20,000 रुपये महीना। ये भी मैंने गलती किया। 2004 में मैंने एक गाड़ी ली, स्कॉर्पियो, 9.5 लाख रुपए में, तब टॉप मॉडल आती थी, आज तो शायद 20-1 लाख रुपए आती है। तो उसी समय मैंने वो 2,000 रुपए गज वाला जमीन सब लेता था, जी, तो जमीन में लगाया 2 लाख और कार में लगाया कितना, 9.5 लाख। जबकि मेरे पास उस समय में एक और कार थी, सेंट्रो। उस समय मेरे लिए 25-27 साल की उम्र में बड़ी गाड़ी थी भाई। बिल्कुल। उस समय तो लोगों के पास मोटरसाइकिल होता था, लेकिन हमने दिखाने के लिए मेरे पास पैसा है, मैंने दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो ली। वो स्कॉर्पियो की आज वैल्यू 20 साल बाद क्या होगा बताइए? वो तो हार्ड जीरो। हाँ, मतलब 50,000 हो सकती है। 50,000, 1 लाख, हाँ, यही ना 20 हाँ, साल के बाद बिल्कुल, गाड़ी की कीमत। बिल्कुल। और आज उस जमीन की कीमत 500 गज आता तो 10 करोड़ रुपए। बोलिए। तो ये चीज लोग नहीं समझते। हम गाड़ी में पैसा लगाते हैं, मोबाइल लोन पे ले रहे हैं, मोबाइल में पैसा लेते हैं। अब आईफोन 17 आ गया, हाय लो, आपकी इनकम इतनी है तो, आपकी बचत इतनी है तो, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है तो, ठीक है। तो हम दिखावाबाजी में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने वेल्थ पे नहीं काम करते, जिससे कि मैं देखता हूं लोगों को 60 साल के बाद भी काम करना पड़ता है, 70 बिल्कुल, साल के बिल्कुल। बाद भी काम करना पड़ता है, ठीक है। और मुझे यह एहसास हो गया था कि भाई मुझे जल्दी से इन चीजों से मुक्त होना है, जिंदगी भर काम ना करना पड़े। आज मैं 25 दिन महीने में बाहर रहता हूँ, अपने बिजनेस से, अपने ऑफिस से। 10-15 दिन अपने गुरुदेव का सेवा करता हूँ, लोगों को ध्यान सिखाता हूँ, कैसे भाई आनंदित रहोगे। 10-15 दिन इस तरह घूमते रहता हूँ, आपसे बात करते रहता हूँ, मजे करते रहता हूँ।
क्या बात है। ये ध्यान करने वाली बात पे मैं अब थोड़ा-सा आना चाहूँगा। जी, उससे पहले दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बात पे तो मैं खुद उधर बैठ के लाइक कर देता। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये ध्यान वाली जो आपने बात करी है, जी, आपके गुरुदेव तो 2 सवाल इस पे, जी, आपके गुरुदेव कौन हैं? दूसरा, अच्छा खासा हर जगह आप घूम फिर रहे हैं, पैसा-वैसा कमा रहे हैं, ध्यान की क्या आवश्यकता है? आप बढ़िया लाइफ चिल कीजिए। जी, रियल एस्टेट में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जो आप बातें बता रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आई थिंक आप सिखाते भी हैं जी, लोगों को। जी, लेकिन जी। आप मेरे को बताइए ध्यान की तरफ कैसा आकर्षण है? बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि मनुष्य की 7 नीड है। रोटी कपड़ा मकान, दूसरी नीड मैस्लो कहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी, तीसरी है लव की, फिर बिलोंगिनेस की, फिर नेम फेम की, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बिल्कुल। जो बनने हम आए, सचिन क्रिकेट खेलने आए, कोई गीत गाने आया, कोई कुछ करने आया, लेकिन 8वीं नीड भी हमारे संत कहते हैं, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। बुद्ध तो राजा का बेटा पैदा हुआ था, बिल्कुल। ठीक है। तो जब तक आप उस दिशा में, मैं इस धरती पे एक्चुअली में क्या धन कमाने आया हूं या बच्चे पैदा करने आया हूं, जब तक उस तरफ आप नहीं बढ़ेंगे आप दुखी रहेंगे। हर चीज पाने के बाद लगेगा यार ये गाड़ी ले लेंगे ना मर्सिडीज तो खुश होंगे, जिस दिन आएगा ना उस दिन वो फीका हो जाएगा। इस घर में ले लेंगे ना कैमेलिया में, जिस दिन वो मिलेगा उनसे पूछिए क्या वो लोग खुशी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं दिल्ली आया तो सोचा सफल हो जाऊं, घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, बिजनेस हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। हुआ उल्टा, मैं उल्टा दुखी होता चला गया। नीड हमारी बढ़ती चली गई। उस समय मैं राजनीति में चला गया और सोचा कि अब सांसद बन जाओ, और ये मेरे लिए डिप्रेशन हो गया। मेरे गुरुदेव लिखते हैं, अच्छा आपने कहा गुरुदेव कौन है, मेरे गुरुदेव है समर्थ गुरु सिद्धार्थ तौलिया जी, जो कि ओशो के शिष्य हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं जो है उसका करता ना मान, जो नहीं मिला तो मन है अशांत, मन है अशांत तो जो भी करो पाएगा दुख अनिवार्य हो। तो जो हमें मिलता उस पर ध्यान नहीं रहता है। तो मुझे सब कुछ मिला पर उस पर ध्यान नहीं था, अब जो नहीं है उस पर ध्यान चला गया, मैं दुखी हो गया क्या बात है। सब कुछ होने के बावजूद भी। और जब आप दुखी होते हैं तो फिर क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को हो। फिर आप खोज में लगते। तो बहुत जगह में जाना शुरू किया, बहुत गुरुओं के पास, बहुत मास्टर के पास। तो कहते हैं ना कि जब बहुत जगह आप जाते हैं, हर जगह मैंने कुछ सीखा, सबके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है। लेकिन जब गुरु मिलता है, ठीक है, तो वो घंटी बज जाती है। बिल्कुल। कोई लड़की मिलती है, लड़की तो लाखों होती है, लेकिन जिससे प्रेम होना होता है तो आपको कुछ एहसास हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा जब मैं गुरुदेव के पास गया तो मुझे एहसास हो, मुझे लगा ये वही चरण है, ये वही जगह है शायद मैं जिसको खोज रहा था। और फिर धीरे धीरे जब हम ध्यान की, अब मैं कह रहा हूँ ध्यान से क्या है, ध्यान से हम खुद को जानते हैं, मैं असली में कौन हूँ। कहते हैं जब प्रभु प्रसन्न होता है ना तो आपके मन में एक सवाल पैदा करता है, ठीक है, कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि धन पहले सोचे थे धन कमाना, धन तो कमा लिए, अब फिर क्यों नहीं खुश हैं, क्यों नहीं आनंदित। तो ये प्रश्न आता है, ठीक है। और वो आपको एक डिप्रेशन उसको कहेंगे कि कुछ ऐसा आपको होने लगेगा, लोनलीनेस कहिए या अनफुलफिलमेंट कहिए, ऐसा कुछ आएगा, वो क्राइसिस आ जाएगा। फिर आप खोजेंगे क्या ऐसा चीज़ मिले, ठीक है। तो ये प्यास जगता है, और जब प्यास जगता है तो आप गुरु को खोजते हैं। और गुरु को हम क्या खोजेंगे, हमारे आंख में तो पहचान है नहीं, हम तो कोई दाढ़ी और ड्रेस देख करके सोचेंगे ये गुरु है, हो सकता है नकली गुरु निकले। बिल्कुल। हमारी प्रतिभा इतनी नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ लें। गुरु एक्चुअली वो मैग्नेट है, खींच लेता है आपको, ऐसे प्यासे लोगों को क्या आप बात गुरु है। के पास पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी पहुंच गए आपके हाँ, तो गुरुदेव मैं के भी पास। पहुंच गया और फिर वहाँ ध्यान सीखा। जब उसको अपने जीवन में उतारा तो ड्रास्टिक हमने चेंज देखा कि मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए। ध्यान करने का जो मुझे फ़ायदा 2-3 शुरू में हुआ मिला, वो मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि कहते हैं कि मेडिटेशन आज आप नहीं कर रहे ना तो मेडिसिन लेना होगा, वाह। ठीक सही है। बात है। तो यदि मेडिसिन से बचना चाहते हैं तो मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा, ये नीड है। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था
कि योग का आंदोलन बहुत चला, अब ध्यान का आंदोलन चलने की जरूरत है। बिल्कुल। ओशो ने पूरी दुनिया में चलाया भी, ठीक है, जी। उसको लेकिन और विराट रूप देने की जरूरत है। मुझे भी लगता है जो असली में मैं रियल एस्टेट के लिए नहीं बना हूँ, ये तो मैं वकील यूज किया हूँ, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, मैंने शादी कर लिया, बच्चे हैं, परिवार है, छोड़ के जब चले जाते, 2012 में जब मेरा बिजनेस लॉस हुआ, तब तक मैं गुरुदेव से मिल चुका था, तो मुझे लगा अब ये सब छोड़ते हैं और अब ये साधना ही करेंगे। लेकिन कहते हैं गुरु तो वो है ना जो आपके मन को पढ़ लेता है। तो गुरुदेव मुझे, मैंने पूछा भी नहीं, किसी और को बता रहे थे, मुझे लगा मेरे लिए ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा भगोरा होने की जरूरत नहीं, अभी क्या बात फेल है। हूं, अब मैं नहीं करूंगा बिजनेस, अब मैं ध्यान करूंगा और साधना करूंगा। तो मुझे लगा नहीं, ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं, पहले ठीक है, उसको भी निभाते, उस रोल को भी निभाते। तो मैं पैसे, मैंने देखा कहाँ से मैं जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। तो मेरे लिए भगवान ने शायद उससे मैं रियल एस्टेट का रास्ता दिया, और इसलिए मैं लोगों को रियल एस्टेट सिखाता हूँ कि भाई ये वो साधन है जहाँ से लोग जल्दी, आसानी, फुल प्रूफ सिस्टम है, जहाँ लॉस का चांस कम है, मिनिमाइज है, जी। ठीक है। तो इसलिए मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, और ये वकील मैंने यूज़ किया, और असली मुझे कहेंगे क्या करना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो मज़ा मुझे लोगों को ध्यान सिखाने में, लोगों को खुद से जोड़ने में आता है, और इसकी ज़रूरत तो पूरी दुनिया को है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आज देखिए अनिद्रा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा बीपी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल की बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, ये सब बेहोशी की वजह से। और ध्यान उसका मास्टर की है, क्या बात है, ठीक है। क्या बात है। तो वो मास्टर की मुझे मिल गया, तो मुझे 2-3 फायदा मिला। सबसे पहले पहला फायदा मिला कि मैंने देखा कि मेरा होश बढ़ना शुरू हुआ। होश का क्या हुआ, गुस्सा पहले आता, हमारी पत्नी कुछ बोली, गुस्सा हो गए। और मेरा स्वभाव ऐसा था कि गाली की जगह गोली दाग, हम लोग बिहार से, देखिए अभी चुनाव में क्या चल रहा है, जी, ठीक जी, है। जी, जी, और जी। मैं भी राजनीति में था, हाँ, तो ईगो चरम पे रहता है, ठीक है। मैं एक कैबिनेट मंत्री के साथ था, तो मुझे लगता तो मैं ही मंत्री जी हूँ, जी, ठीक जी, है। जी, जी। तो गाली की जगह गोली दागने वाला स्वभाव था। तो मैंने देखा कि अब गुस्सा भी आता है तो मुझे याद आ जा रहा है, और उसकी प्रभाव कम हो जा रहा है। पहले तो गुस्सा कम होने लगा, तो इससे मुझे मेरे रिश्तों पे सबसे बड़ा फायदा हुआ। मेरे क्या पत्नी बात के है। साथ बड़े झगड़े होते थे, ठीक। पहले मैं, तब तक से मेरी, जब मैं जुड़ा ध्यान से करीब 5 साल हो गए थे, 2004 में मेरी शादी हुई थी, 3 में। तो 5 साल से झगड़ा चल रहा था। मैंने देखा कि मैं पहले सोचता था क्या ना, वो मेल ईगो था, इसको सुधारूंगा, इसको ठीक करूंगा। तो मैंने देखा, बाद में मुझे समझ में आया उसको सुधारने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत मुझे है। वो दृष्टि अपने ऊपर आ आई गई। होप ये मैसेज बहुत सारे लोगों को मिले। हाँ। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ओशो कहा, ओशो के ऊपर आपके क्या विचारधारा है? ओशो तो युग पुरुष है, ठीक है। जिस तरह से भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध आए, उसी तरह 2500 वर्ष बाद कोई ये रथ को बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है। और ओशो को लोग भगवान, लोग कहते थे, ओशो ने नहीं कहा कि मुझे भगवान को, लोगों ने भगवत्ता देखी होगी, अनुभव किया होगा, तभी तो भगवान कहे होंगे। जैसे ओशो कहते समय से पहले आ गए, तो लोग पचा नहीं पाए, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा लोग और प्रासंगिक होंगे, क्योंकि ये अंधविश्वास का धर्म खत्म होने वाला है। ये जो कुरीति धर्म पे है, ओशो ने उसी पे चोट किया। लोग कहते सनातन के खिलाफ थे, नहीं, ओशो तो सनातन के सबसे बड़े प्रमोटर थे। जितना उन्होंने राम पे, कृष्ण पे, बुद्ध पे, महावीर पे, सभी संतों, मीरा पे, दादू पे, दरिया पे बोला, कौन बोला? और यहीं के संतों के ऊपर पूरी दुनिया के सभी शास्त्रों पे, ग्रंथों पे बोला। दूसरा आप देखिए तो ओशो ऐसा कौन पैदा हुआ बुद्ध के बाद 2500 वर्ष में, ठीक है। तो ओशो तो महान थे, उसको महान भी बहुत छोटा वर्ड है, ठीक है। ओशो की उपमा जितना भी देंगे ना, बहुत छोटा है। अच्छा, ओशो से पहले कोई भी बाबा किस ड्रेस में थे? फकीर के ड्रेस में थे। बिल्कुल। ये लग्जरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ओशो। ओशो के बाद आज बहुत सारे गुरु को आप देखते होंगे डिजाइनर ड्रेस में हैं कि नहीं? आज बहुत सारे बाबा हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में चलते हैं कि नहीं? आज रोल्स रॉयल्स में घूमते हैं कि नहीं? तो ओशो ने एक नया देशना ही दे दिया। बट 93 किसी के पास नहीं है रोल्स रॉयस। अभी भी नहीं है, जी, जी। अभी भी नहीं। वो तो ओशो ने जो कम्यून बनाया अमेरिका के अंदर, जिसमें खुद का हवाई पट्टी, 3-3 हवाई जहाज, वो तो अभी भी नहीं है। ओशो जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो ओशो को गलत लोगों ने समझा, लेकिन ओशो वो मैग्नेट थे, आप समझिए, वो विस्फोट थे
कि 10 साल में पूरी दुनिया से लोग उनके पास चुंबक की तरह चिपक गए, और लोग आए तो गए नहीं वापस। बिल्कुल। आप समझिए कि आज का यदि कोई एक सुपरस्टार किसी गुरु के पास चला जाए तो क्या सीन होगा, फोटो खींचेंगे सोशल मीडिया और कहाँ कहाँ डालेंगे। उस समय तो विनोद खन्ना सुपरस्टार थे और उनको कहे गार्डनिंग करो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सम्मान मिलेगा। जर्मनी का राजकुमार ओशो के पास आया, वो गेटकीपर का काम कर रहा था। तो ऐसे लोग, उस समय के सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो कोई ऑथर थे, कोई सिंगर थे, कोई गायक थे, वो सब लोग ओशो से प्रभावित थे। बिल्कुल। ठीक है। और आज जितने बाबा लोग बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन लोग पढ़ते तो ओशो को ही पढ़ के बोलते हैं। ओशो की, लेकिन यदि आप ओशो को पढ़ेंगे और सुनेंगे, ओशो मौलिक थे। उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा, उन्होंने खुद 1 लाख से ज्यादा किताब पढ़ा। जो ओशो बोले 650 किताब, सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसका 1/3 सिर्फ रिकॉर्ड हो पाया। वो 650 किताब है, और एक किताब 100 पेज की नहीं है। गीता दर्शन, गीता पे जब बोले हैं तो 8 वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम 500-500 पेज की है। और आप एक बार पढ़ के देखिए, जो कहते हैं, जो सनातन के विरोध में थे, एक बार ओशो की गीता पढ़ लीजिए, ओशो की महागीता सुन लीजिए, मोक्ष तो वहीं मिल जाता है। कहते हैं जो अष्टावक्र जनक जी का जो संवाद है ना, सिर्फ ओशो को सुनने मात्र से आपको घटित हो सकता है, आपकी यदि चेतना उस लेवल की रहेगी तो। ध्यान सीखना है तो उनने विज्ञान भैरव तंत्र का जो निकाला, ठीक जी। है, जो विधि निकाला, डायनामिक बिल्कुल। आज दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाने वाला मेडिटेशन है, और उन्होंने ट्राई किया, टेस्ट किया, ठीक है, और भी प्रयोग, तंत्र योग का भी प्रयोग किया, जिसके लिए ओशो की बदनामी हुई। ठीक है, तो ओशो की क्या बात करें, ओशो तो ये जो ओशो का मुद्दा है ना, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे अगर लोग कहेंगे पार्ट 2 के लिए, तो जी। पार्ट 2 में हम सबसे ज्यादा ओशो के ऊपर ही आपसे हो सकता चर्चा हो बिल्कुल सकता है 2 घंटा हम लोग ओशो पे ही बिल्कुल बात 2-3 लोग जितना कहेंगे जी। कि आप इतने देर भाई बात लिखिएगा। कीजिए, बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि आपके अंदर वो एक बिल्कुल एक शिष्य जैसा होता है ना, कि जैसे जी। गुरु की बात करी जी। और ओशो जी। की बात करी, जी। तो जो एक स्पार्क है वो अलग से आपको पूरा डायमेंशन दिखा कि रियल एस्टेट, हाँ पैसा इधर से कमाता हूं, लेकिन जैसे ही अध्यात्म की बात हुई, जी। आपके अंदर का स्पार्क, तो बिल्कुल। और मैं आपके स्पष्ट रूप से समझ गया हूं कि आप ओशो को किस नजरिए से देखते हैं, किस प्रकार से गुरुदेव ने जी। जो आप सोए हुए थे उस चेतना को किस प्रकार से जगाया। और ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैं ये समझा कि जब आप पैसा कमा चुके, नाम शोहरत सब कुछ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वॉइड खालीपन था, रहता। कमी थी। बिल्कुल। तो ये थी, तो वो तो लोग जैसे ही कहेंगे। लेकिन मेरे रियल एस्टेट से वापस 2-3 और सवाल हैं जी। जो मैं पूछना चाहूँगा। जब आप कह रहे थे, दुकान की बात करी, जब आपने ये करी, तो मैं सबसे हॉट टॉपिक पूछ ही लेता हूँ आपसे, रेंट वर्सेस ओनिंग अ प्रॉपर्टी। ये आपने सुना होगा, दुनिया भर में चलता है। आपसे जानता हूँ क्या सही है, रेंट में रहे या खरीद ले, क्यों, ये बताइए। यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए का वेल्थ नहीं है तो रेंट पे रहिए। मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। आप पूछेंगे क्यों आप 10 करोड़ बोले। मेरे पास अभी 50 लाख है और मैंने घर ले लिया, और 50 लाख का तो लेते नहीं है, 10 लाख होता है तो हम 40 लाख की कार खरीद लेते हैं। ये लोन का युग है ना, बिल्कुल। तो फिर आप लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आप क्या करिए, एसेट्स बनाइए। वो 10 करोड़ रुपए, 50 लाख है, पहले प्रॉपर्टी रेंट पे रही है, उसको ऐसे में लगाई जहां से रेंट आ रहा हो, कैश फ्लो जहां से बढ़ रहा हो, और उसको घुमाते रहिए। या हर साल आप कमा सके, एक ले सकते, हर साल एक लीजिए, हर 2 साल में लीजिए, धीरे धीरे 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, या 10 करोड़ का हो जाएगा। बहुत ठीक है। और 10 करोड़ में क्यों बोल रहा हूँ, एक स्पेसिफिक है, एक्चुअली 1 मिलियन बोलता हूँ। मान लो तब तक हो सकता है 5 साल में डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। मुझे याद है जब से मैं नोटिस को, मैं अमेरिका के 2008 में गया था, 45 रुपए का था, आज 85 रुपए का है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा टारगेट बढ़ा ही दे रहा हूँ। तो 1 मिलियन का जब एसेट्स हो जाएगा, 10 करोड़ का मान लो एसेट्स हो जाएगा, तो 1-2 करोड़ रुपए के आराम से पूरे देश में, अभी भी कैमेलिया में तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बिलियनियर बनना होगा, नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, लेकिन 1-2 करोड़ 3 करोड़ में आपको अच्छा घर मिल जाएगा। चलो 4 करोड़ में मिल जाएगा, तब ले लो। 50 लाख रुपए में बढ़िया गाड़ी मिल जाएगा, आपका जो ड्रीम कार होगा, शायद मर्सिडीज भी आ सकता है। अब बचा तब भी आपके पास 5-6 करोड़ रुपए, उस 5-6 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किए रखिए, जो आपको पैसिव इनकम दे रहा हो, जो कैश फ्लो दे रहा हो,
और 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का कम से कम 3-1 लाख रुपए आज के हिसाब से मिलेगा। 5% पे ही हम बता रहे हैं। तो 3 लाख रुपए पे घर भी हो गया, अच्छी गाड़ी भी हो गया, 3-4 लाख रुपए यदि आपको इनका, और वो पैसे आप कमा भी रहे हैं, तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ में चले जाएंगे। ओके। तो ये मैं अर्ली रिटायरमेंट का, अब जॉब का मन नहीं है, मजबूरी में जा रहे हैं, हर मंडे को दुकान जाने का मन नहीं है, फिर भी जा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए का कम से कम आप वेल्थ बना लेंगे ना, तो आप एक तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे अब है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए उतना दिन थोड़ा अपना घर ना भी रहे, चाहे किराए पे रह लीजिए। मैं अभी भी एक सीक्रेट बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी मैं किराए पे रांची में हूं। अरे मैं खुद जो अपार्टमेंट बना रहा हूं उसी की वैल्यू मोर देन 100 करोड़ रुपए। एक फ्लैट 1 करोड़ 10 लाख, सबसे सस्ता है, 2.5 करोड़ का भी फ्लैट है उसी में। मैं क्यों, और 10 साल से हूं। खरीदना भी पड़ा तो मजबूरी में, भाई मैं रेंट पे था, वो कहा कि बेचेंगे तो अब बदलना ना पड़े, तो मैं खरीद लिया। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। इस लेवल का फाइनेंशियल फ्रीडम होना जी, चाहिए। जी। और अभी भी जिस घर में हो, एक डॉक्टर का घर है, पहले दिन ही कहा डॉक्टर साहब बेचना तो नहीं है। बोला नहीं, आपको जितना दिन रहना हो। हमने कहा कि जिस दिन बेचना होगा पहला ग्राहक मैं होऊंगा। वाह, ये आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आओ। तो मान लीजिए जिस घर में मैं अभी रहता हूँ, जिस फ्लैट में, उसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, ठीक है। और उसका रेंट 25,000 रुपए मुझे लग रहा है। तो साल में मैंने रेंट कितना पे किया, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख मैंने रेंट पे किया। अब 1 करोड़ 20 लाख जब मैं इन्वेस्ट करता हूं जमीन में या मकान बनाने में, मैं तो अब डेवलपर के कैटेगरी में हूं, तीसरे कैटेगरी में हूं। जी जी तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 20 वर्षों का, तो मुझे 20% का रिटर्न आता है। ओके, एवरेज 20%। मेरा 12-14 नहीं है, मेरा 20-25% का है। ठीक है, इसके लिए फिर आना पड़ेगा। हाँ, अब जी, कितना जी, चीज जी। मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 20-25% रिटर्न लेता हूं। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 20% ही मान के चलते कितना होता साल का? 1 करोड़ का ही अगर आप निकाल तो लेते 20 लाख 20%, तो 20 लाख। बिल्कुल। तो 20 लाख में मैं रेंट कितना दे रहा हूं? 3 लाख रुपए। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, मैं वो पैसा को अभी जमीन में लगा रहा हूं, बिल्डिंग बनाने में लगा रहा हूं, बिजनेस बड़ा करने में लगा रहा हूं, ना कि वो स्मार्ट। 1 करोड़ का घर लेके, जो शुरू में गलती किया था। बिल्कुल। हम अपनी गलतियों से भी हाँ, सीखते हैं जी, ना। जी, जी, एक जी। समय में मुझे मौका मिला था, आज से 20-25 साल पहले हमने 15 लाख का घर ले लिया। तो ये समझ, ये एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, माँ बाप भी नहीं देते। माँ बाप भी यही कहते बेटा पहले घर तो नौकरी। ये एक चीज बताइए, बिल्डर्स की अगर मैं बात करूं, हाँ। जैसे आपने यहाँ पर एक चीज छेड़ी है, तो बिल्डर्स का जितना अमाउंट लगता है, तो कहीं ना कहीं वो 20% का आरओआई उस पे कमाते हैं। देखिए अलग अलग प्रॉपर्टी पे किसी को हो सकता है 10%। मैं जो काम कर रेंज रहा क्या हूं, होता होगा? रेंज में आराम से 20-25% का मार्जिन है। ठीक ओह, है ना। यदि स्मार्ट, देखिए बिल्डर हमेशा ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी ले रहा है जो आप देखिएगा, जो बड़ा प्रोजेक्ट सब है वो सब डेवलपिंग एरिया में, वो तो बड़े सस्ते प्रॉपर्टी लिया है। ठीक है। बनाने का कॉस्ट, ठीक है, हाँ ये है कि उसको यदि बड़ा, हर बिल्डर औकात से बड़ा काम करता है, ये भी जी, बात है। जी, तो वो भी लोन लेता है। ठीक ठीक है, कभी बैंक से लेता है, प्राइवेट फाइनेंसर से लेता है, उसको भी बना के देना पैसा। तो मान लीजिए मैंने कहा अभिषेक जी आपका बैंक में एफडी में पड़ा हुआ है, 6% मिल रहा है, मैं 12% दूंगा, तो बिल्कुल। आधा मैंने शेयर आपको दे दिया। ये इन्वेस्टर का कैटेगरी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपने किसी बिल्डर को पैसा लगाया इनिशियल समय में, तो वो आपको 12% आपको भी दिया, बिल्डर भी 12% कमा रहा है। जी, तो 20 से 25% तो है ही, नहीं रहेगा तो रियल एस्टेट व्यापार ही नहीं हाँ चलेगा। बिल्कुल। तो लोग ओके, बिल्डर भी बन सकते हैं। और बिल्डर भी बनने के लिए लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा काम है। लोगों के पास, मेरे पास लोग आते कहते मेरे पास शहर के बीच में 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, सारा एजेंट आता है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं तुम तो सोने के खान पे बैठे हो। कैसे सोने खान पे? वो तो कहता भाई 2 करोड़ में दे दो, 4 करोड़ में दे दो। ये भी मैं डरता हूं दूंगा पैसा खत्म हो जाएगा। जोश जोश में लोग मर्सिडीज ले आते हैं, जी जी जी, पैसा जी, जैसे जमीन बिल्कुल बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूं सोने की खान पे हो, आपके पास जमीन खाली पड़ा है ना, आप किसी बिल्डर को दे दीजिए ना कन्वर्जन में, ज्वाइंट वेंचर पे। वो जितना बनाएगा आधा प्रॉपर्टी बना के आपको देगा। और वो जो खाली प्रॉपर्टी है उस पे पहले दिन से लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए हो सकता है, जी, रेंटल इनकम आना चालू हो जाता है, वहां पैसा लगता नहीं। चलो आप कहेंगे ये तो जिसके पास जमीन है, जिसके पास जमीन नहीं पैसा है और उसको बिल्डर बनना है, तो जमीन वाले को ढूंढ लो। मेरे पास जमीन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं किसी तीसरे को ढूंढूंगा। तो सोचने से क्या नहीं होता है,
आप देखिए ना, डीएलएफ 50,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे हमारे देश में आज उदाहरण है। सिर्फ रांची में जहां मैं रहता हूं 250 बिल्डर है, 250 बिल्डर, आप अंदाजा लगाइए। और मैं सबसे बड़ा बिल्डर नहीं हूं, मैं सबसे छोटा हूं, मेरे से बड़े तो वहां 50 लोग हैं, क्योंकि जी। वो 20 साल से काम कर रहे, 30 साल से काम कर रहे हैं। तो उनका नेटवर्क बड़ा है, उनका लैंड बैंक बड़ा है, उनका काम करने का कैपेसिटी बड़ा हो गया है, जी। ठीक है। तो आप अपने शहर में देखिए, तो आप क्यों नहीं कूद सकते? हाँ, लेकिन बिल्डर बनने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए, जिगरा कोई भी चाहिए। बिजनेस करने के लिए थोड़ा हिम्मत तो चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है। मेरा एक और सवाल है। चलिए, अब इतना मैंने समझ लिया है, रियल एस्टेट मेरे को प्रॉमिसिंग भी लगा, सब कुछ लगा। 10 करोड़ वाली जो आपने बात करी, चलिए 10 करोड़ को मैं 5 करोड़ अभी के लिए एक सेफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, करता हूँ। जी। 5 करोड़ मान लीजिए किसी के पास हो, उसको प्रॉपर्टी दिख रही है, ले भी सकता है, सारी चीज़ें हैं। अब उसका हार्ड एंड मनी रहता है और उसको ये डर रहता है कि यार मैं पता कैसे करूँ, मैं सही जगह पे लगा रहा हूँ, मेरे साथ धोखा ना हो जाए। बहुतों के साथ हुआ है। बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि जी। यही लोग सबसे ज्यादा पैसे गंवाते हैं, डर जो रहता है। बिल्कुल, तो इसको तो थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहला चीज ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों को धोखा मिला है, ज्यादातर अपनों ने धोखा दिया है। हमने भरोसे में ले लिया, ठीक है, कि मेरे अभिषेक जी मित्र हैं, भाई हैं, रिश्तेदार बिल्कुल। हैं, और उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी ले लो। अब हमने ना कागज देखा, ना पत्थर देखा, ना बिल्डर को चेक किया, हमने पैसे लगा दिए। बिल्कुल। तो हम कहते हैं भरोसे पे मत लीजिए। आप 50 लाख रुपए, 25 लाख, 1 करोड़, अपने कई बार तो लोग जिंदगी भर की पूंजी लगाते हैं प्रॉपर्टी में, जी। ठीक है। तो जब आप 50 लाख ही, एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, चाहे 25 ले रहे हैं कि 2.5 करोड़ लगा रहे हैं, 50 लाख रुपए आप लगा रहे हैं एक जमीन लेने पे, तो 5,000 किसी के वकील को नहीं दे सकते हैं क्या? सही बात है। आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक एक्सपर्ट के पास जाओ, उसको बताओ कि इस, अब कई लोग मुझे कहते हैं वो वकील भी जानता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एक बार ऐसे लोग मेरे कम्युनिटी में सवाल करता है, मैंने सोचा ये भी सही सवाल है। हम कोर्ट में जाएंगे 200 वकील साहब, कोई क्रिमिनल का एक्सपर्ट, कोई सिविल का, उसको ज्ञान है कि नहीं? तो मैंने कहा बैंक में खाता है ना, किसी भी बैंक में? हाँ है, स्टेट बैंक में। हमने कहा चले जाओ, उसको बोलो कि मुझे ये फ्लैट लेना है, मैनेजर को, चाहे आपको लोन लेना हो ना, हर बैंक के अंदर एक लीगल एडवाइजर होता है। आप तो जीवन में एक ले रहे हैं, वो बैंक हर महीने 10-20 फ्लैट को लोन कर रहा है। तो आपसे ज्यादा, वेरी स्मार्ट। आपसे ज्यादा वो तहकीकात करता है अपना बिल्कुल। पैसा देने के लिए, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उससे पेपर दिखवा लो, क्या बात है। और 5-10 हजार रुपए दे करके यदि आप सेफ रहेंगे। मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा था, देश के बड़े ग्रुप से, नाम थोड़ा लेना, नहीं, मतलब कोई बात 2-4 नाम जो है ना, जी। उनकी जमीन थी। लोग कमेंट्स में भी लिखेंगे। हाँ जी, भाई, ठीक है। आप देश के 2-4 जो पुराने, मैं ठीक है। इशारा कर रहा हूं, बहुत इशारे कर दिया ठीक आपने। ठीक है। जी। तो उनका एक, सोचो कि वो रांची में रहते नहीं थे, कितने साल आजादी से पहले उन्होंने जमीन खरीदा था कौड़ियों के भाव में, ठीक है। आज 20-20 करोड़ रुपए का 1 एकड़ जमीन है, और सैकड़ों एकड़ जमीन उनके पास। वाओ। आपको मैंने बोला ना, रांची वो गोल्ड माइन है, हाँ, समझ अभी भी गया। लोगों को पता जी, नहीं जी, है। जी, जी, जी। तो क्या हुआ, आजादी के बाद एक एक्ट लगा जमीन में, वो सीलिंग एक्ट। ये इतना जमीन के बाद कोई था कि आपका सरकार ले लेगा या आप बेच नहीं सकते, ऐसा कुछ। और उन्होंने करीब 20-25 साल कोर्ट में केस लड़ा। ओके। केस लड़ने के बाद रांची हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने लैंड ऑनर के पक्ष में वो दे दिया डिसीजन, जो ठीक है। आप जीत गए, ठीक है, आपका ये ठीक है। सीलिंग एक्ट काम करता है, पर ये सिटी के अंदर नहीं काम कर रहा। अब उन्होंने मेरे जैसे 25 बिल्डर को वहां पे 1-1 एकड़, 2-2 एकड़ जमीन बेच दिया। जी। अब मैं जब खरीद रहा था, तो मेरे लिए उतना करोड़ रुपए तब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। ओके। तो मैंने कहा कि मुझे पता चला, जब मैं ड्यू डिलिजेंस में गया, तो एक तो मेरे पास तो लीगल अच्छा टीम हायर कर रखा हूँ, ठीक है, मैं जब यही काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम था इसमें। हमने कहा क्या हो सकता, गवर्नमेंट से केस चल रहा है, गवर्नमेंट हाई कोर्ट में हारा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो बोला हाँ जा तो सकता है, तो वहाँ क्या होगा? मैं करोड़ों रुपए ले रहा हूँ, किसी तरह पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, किसी से उधार ले रहा हूँ, किसी का पैसा लगवा रहा हूँ, अपना भी पैसा सारा जमीन उमीन बेच के लगा रहा हूँ, और मैं अटक गया तो मेरे 15 करोड़ रुपए अटक गए, तो 10 करोड़ अटक गए, तो जी, एक जी, जी, अमाउंट में बता रहा हूँ, तो क्या होगा? तो मैं रांची से दिल्ली आया। रांची में एक जज थे, जो जज की नौकरी, हाई कोर्ट में जज की प्रैक्टिस छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, उनके पास आया और उनको 1 लाख रुपए फीस दिया। ओके।
उन्होंने वो पेपर देखा, केस देखा और उसके बाद हमें रिटर्न में लिख के दिया कि इस केस में यदि गवर्नमेंट आएगा भी सुप्रीम कोर्ट तब भी जीतेगा कौन? लैंड ऑनर ही जीतेगा, तो आप बेहिचक जाके ले सकते ले लो। तो मैंने जब 10 करोड़ मान लिया 5 करोड़ जो भी करोड़ों रुपए जब मैं लगा रहा था तो 1 लाख तो लगाने 1 लाख में रुपए जी, मैं जी, जी। रांची से दिल्ली आया पता करने के लिए। ऐसे क्वालिफाइड जो जज रहे हों, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हुआ ना। आप 5,000 तो खर्चा करो, आपके वकील साहब बता देंगे कि भाई ये जमीन ठीक है कि नहीं। वो आपको 10 पेपर कहेगा कि ये पूछ के आओ, ठीक है, इसका टाइटल किसके पास है, मोटेशन है कि नहीं, वो वारिस है कि नहीं। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि आप पोजीशन पे जाओ ना, जगह पे जाओ ना, देखो ना, कहो कि 10,000 एडवांस, आप 50 लाख का प्रॉपर्टी बोल लो, 50,000 रुपये लो, अभी मैं 5 दिन पहले जेसीबी चलाऊंगा, 5 दिन में उसके जितने गड़े मुर्दे हैं ना वो निकल जाएगा। अभी तो 50,000 ही दिया ना। हम क्या गलती करते, 50 लाख रुपए पहले देते, रजिस्ट्री करा लेते, अब जाते जमीन पे बाउंड्री करने। बिल्कुल। तो अब तो फंस चुके हैं, अब लफड़ा आप सहो। और जमीन वाला कहेगा जी मुझे तो पता नहीं था, 10 बहाना कर सकता है। आप बिल्डर को दे दिए, फ्लैट ले लिया, फंस गए। अरे भैया सोशल मीडिया का युग है, आज किसी का नाम खाली गूगल में जाके टाइप करो, पता चल जाएगा। उस बिल्डर ने पहले बनाया है, उसके कस्टमर से जाके पूछो कितना प्रॉमिस किया था, क्या राजमहल बना के देंगे जी, क्या जी, जी, कौन जी। सा इटालियन टाइल लगा के देंगे, दिया कि नहीं दिया। बहुत आसान है पता करना, क्या बात है। ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, इतना अपना पैसा लगा रहे तो थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, करेंगे बिल्कुल। तो आपका सुरक्षित रहेगा। तो इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल, ड्यू डिलिजेंस की जब आपने बात करी तो एक एरिया बहुत लोग इग्नोर कर देते सोचने का, टैक्स। जी, बाइंग सेलिंग में या किस प्रकार से, तो इसका थोड़ा रियल एस्टेट का थोड़ा टैक्स एक नॉर्मल कस्टमर के हिसाब से समझा दीजिए। पहला चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के पास व्हाइट रहता है, ठीक है। और जमीन वाला या बिल्डर कहता है कि मुझे ब्लैक दो, या हम खुद ही ऑफर करते हैं। किस चीज के लिए? कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री जब हम कराते हैं तो 8-10% हमें रजिस्ट्री फीस लगता है, स्टाम्प फीस लगता है। तो यदि 1 करोड़ पे मैं लगाऊंगा तो मुझे 10 लाख लगेगा, और यदि मैं 50 लाख वैल्यू दिखाऊंगा तो 5 लाख लगाएगा। तो हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो 10 लाख में 5 लाख देना तो पड़ता ही है, कुछ तो अमाउंट। सर्कल रेट जो मैंने शुरू में कहा था वो तो देना पड़ता ही है। तो वहां लोग अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से 50 लाख खुद कर देते हैं, ठीक है। ये कभी नहीं करना चाहिए, ओके। ठीक है ना। ये लोग मिस्टेक करते हैं, कभी नहीं का। मेरे पास यदि व्हाइट में है, मैं पूरा पैसा व्हाइट में दूंगा और सरकार को भी दूंगा ना 10। अरे देश कैसे तरक्की करेगा, खाली ठीक है। मोदी जी कैसे तरक्की कर देंगे, जी। हमारा भी तो कुछ फर्ज बन रहा है जी। ना। उससे क्या फायदा होगा कि कल को जब आपको लोन चाहिए, उसी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मुझे शेयर में लगाना है, मुझे अभिषेक भाई को मैंने सुन लिया, कहा कि भैया ये लेंस कार्ड का आईपीओ आ रहा है। अरे मत लगाओ भाई, मैं किसी का नहीं बोल रहा हूँ, मजाक चल रहा है। मजाक जी, में जी। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। हमने किसी YouTube पे सुन लिया, जी, ठीक जी, है, जी, जी। और हमें जोश चढ़ गया, यार ये कंपनी में तो मैं 4 गुना कर लूंगा, हाँ। ठीक है। तो भैया ये गलती मत करो, मैं भी मजाक कर रहा हाँ, हूँ, मजाक ठीक है? कर रहे हैं भाई। चलो उसके लिए नहीं, मान लो आपका आपका बच्चा जो है विदेश पढ़ने जा रहा है, ठीक है। MBA कर लिया, IT जी। कर लिया, मेडिकल कर लिया, अभी जरूरत पैसे का है। आपने पहले 50 लाख की प्रॉपर्टी लिखाई, ठीक या है। एक और प्रॉपर्टी लेने के लिए, और बेहतर बात करते हैं, एक और बेहतर प्रॉपर्टी लेने के लिए, लोन अगेंस्ट खरीदने के लिए कई बार बैंक लोन नहीं देता है, जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग के लिए देता है। ठीक है। तो जमीन मुझे खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रॉपर्टी पे मैंने 50 लाख वैल्यू दिखाया, तो 50 लाख की वैल्यू बैंक क्या करेगा, और कम कर देगा, क्योंकि 100% लोन देता नहीं है। जी। तो उसको वैल्यू बैंक करेगा 40 लाख, 30 लाख आपको देगा। यदि मैंने 1 करोड़ दिखाया होता तो शायद मुझे 90 लाख मिलता, 80 लाख मिलता। तो हमने अपनी वैल्यू तो खुद ही कम कर ली। तो टैक्स इस पक्ष पे मैं कह रहा हूँ टैक्स देना चाहिए। अब दूसरा पक्ष है जब हम बेचते हैं तब, हालांकि ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों में मैं कमज़ोर हूँ, ये मेरा सब सीए देखते हैं, फिर भी मोटा मोटी ये समझिए, यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं 2 साल के बाद, और उस पैसे को, मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट है और वो 10 साल पहले से था, मान लीजिए हमने 25 लाख में लिया था, अब 10 साल में 50 लाख हो गया, अब मैंने बेचा, और ये बेच के मैं फिर फ्लैट ही लूंगा तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। नहीं यदि मैं लूंगा तो मुझे कैपिटल गेन पैसा देना पड़ेगा, तो दे दो।
और वहीं लोग फिर करते हैं कि मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 1 करोड़ में बेचा है, मुझे समझ अंडर गया। द टेबल पैसा दो। ये कहानी मैं कहना चाहूँगा, अपने आईटीआर को, अपने प्रोफाइल को, अपने एसेट्स को पूरे रखिए ना प्राइस। ये लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन में, ठीक है, आपको मजबूत करेगा। क्या बात है। और इस तरह के और डिटेल बातें अगर आपको सीखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी एक लिंक दे दूंगा जिससे आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर, बात खत्म करने की इच्छा तो है नहीं, जी बट आपकी भी समय की गरिमा रखते हुए जी और हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि एक बार में ऑलरेडी इतना ज्ञान मिल गया है कि बॉम्बार्ड ना हो जाए। आपने शुरू में ही कहा आज संपूर्ण ज्ञान हाँ, मिल आज रहा है रियल संपूर्ण एस्टेट ज्ञान का। और आपने दे भी दिया है जितना एक समझना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज एंड सबसे पहले धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। थैंक आपने यू। इतने अच्छे से, मतलब मैं चाहता था और मेरा जो उद्देश्य था वो इस पॉडकास्ट से पूरा हो रहा है, बिकॉज मैं चाहता था कि कोई भी एक व्यक्ति है जो मेरे से आए दिन कभी ना मैसेज में पूछते थे, सर रियल एस्टेट पे एक वीडियो ले आओ। जो भाई साहब एक जन हैं, मैं 100% श्योर आप देख रहे हैं, 2-3 जन हैं जो हर दूसरे तीसरे वीडियो में सर एक रियल एस्टेट का वीडियो लाइए, सर एक रियल एस्टेट का। तो भाई ले आए हूँ आप लोगों के लिए खास और एक्सपर्ट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक आप यू। यहाँ पर आए एंड आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा बहुत इस। मुझे मजा आया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिए। ठीक है नहीं भाई, नहीं आप तो स्टार हैं ही। नहीं नहीं नहीं, ठीक मैं है, तो आप मेरे पास जो थोड़ा बहुत, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग ज्ञानी है, मैं ये नहीं कहता हूँ सारा ज्ञान मेरे पास है देश में बहुत। यदि होता तो मैं 50,000 करोड़ का आदमी बन गया होता। ठीक है, लेकिन जहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ से शुरू किया था। आप तो अलग राह पे चल दिए हैं जी अब। जी, वो जी अपनी, मैंने कहा ना, वो प्राइमरी अब गोल नहीं है कि बिल्कुल कितना 1,000 करोड़ बना ले। बिल्कुल। ठीक है, तो जितना परमात्मा ने दिया, जितना ज्ञान है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद यदि मेरे को सुन के एक व्यक्ति के भी जीवन में बदलाव आ जाए, वो भी 100 करोड़ बना ले, तो और मुझे कहे कि सर आपके वजह से बना है, तो मैं समझूंगा और चलो मैंने एक कुछ नहीं, ट्रांसफर कर लाखों दिया। लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, आई एम जी 100% श्योर। जी, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू अभिषेक जी। दोस्तों, आपको ये किस प्रकार से, किस तरह से चीज़ पसंद आई, आपको क्या सीखने मिला, सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा, उसमें हम थोड़ी अलग तरीके की बातें करेंगे सर से। एंड फिर आपसे मुलाकात होगी। लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा, थोड़ी कंजूसी आप लोग कर देते हैं। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आप थैंक यू। सभी लोगों को भी, सभी दर्शकों को भी। थैंक यू।